इंद्रदेव आप सभी को ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 12 का जो दिगंत हिंदी से जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों, उसी का पहला चैप्टर जो बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया निबंध है। इस निबंध का 3 पार्ट हो चुका है। आज मैं चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वह तीनों पार्ट अच्छा लगा होगा। दोस्तों, चूंकि ये बड़ा सा रचना है, बड़ा बड़ा कहानी सब है, निबंध सब होता है, 1 या 2 पार्ट में पूरा अच्छा तरह से पूरा नहीं हो पाता है। दोस्तों, मैं इसे कई पार्टों में बांट दिया हूँ ताकि आपको भी समझने में, देखने में सुविधा होगा। तो दोस्तों, तो मैं बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, जो निबंध का रचना किया है, इसका तीसरा पार्ट आज हम लोग पूरा करेंगे, कवर करेंगे। तो चलते हैं जहां से मतलब हम बंद किए थे वहां से आगे आज इसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों, कह रहा है लेखक कि यूरोप के लोगों में, यूरोप का जो लोग है, यूरोप महादेश का जो जितने भी देश है उसके अंदर में वहां की जो लोग है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। लेखक कह रहा है कि यूरोप का जो लोग है ना, उसमें बात करने का क्या है कि कला है, हुनर है। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मतलब वहां के लोगों में क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, मतलब बात करने की उसमें एक अजीब कला है। यहां तक बढ़ा है, माना बात करने की जो कला है वो यहां तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। लेखक कह रहा है यूरोप के लोगों में बात करने की कला इतना अच्छा है, इतना कला उसका अच्छा है कि उसके आगे स्पीच और भाषण फीके पड़ जाते हैं। क्योंकि स्पीच और भाषण में क्या होता है, लोग तैयारियां करके जाते हैं, बीच बीच में वो रोमांटिक बातें जो है ना, चुटीली बातें बीच बीच में छोड़ते रहते हैं ताकि दर्शकों को अच्छा लगे। लेकिन मतलब यूरोप की जो लोग है उसकी बातचीत में ही इतना कला होता है ना, उसके आगे ये स्पीच और भाषण कुछ भी नहीं है। आगे कह रहा है इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। कह रहा है कि इसके अगर पूर्ण शोभा, अगर माना ये बातचीत का इसकी पूर्ण शोभा अगर देखा जाए तो कहाँ देखने को मिलता है, काव्य कला। काव्य कला में वो प्रवीण है वो लोग, मतलब कह रहा है कि यूरोप का जो लोग है ना, काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। कह रहा है कि इसकी जो अगर वो रूप देखना है कला का, कन्वर्सेशन का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का, तो विद्वान मंडली में जाके देखिए, जहाँ विद्वानों का समूह होता है, जहाँ विद्वान कवि लोग बैठते हैं। कह रहा है ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि उन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। कह रहा है ऐसे ऐसे चतुराई की प्रसंग माना बातें छेड़ी जाती है, मतलब वहां पे सुनाई जाती है, सुनने को मिलता है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि कान को बड़ा सुख मिलता है, आनंद मिलता है, जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। मन उसकी बातों में इतना मिठास, इतना जो है रमणीकता, इतना जो उसकी स्वर में सुंदरता रहता है, मिठासपन रहता है कि कान को बड़ा सुकून मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। और लेखक कह रहा है सुहृदय गोष्ठी मन दिल की जो बातचीत होता है, दिल से दिल का जो बात होता है, सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है, जिससे दिल और कान दोनों, मन दोनों, मतलब दिल मन कान ये पूरा क्या हो जाए, तृप्त हो जाए। आगे कह रहा है कि सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है। कह रहा है कि सुहृदय गोष्ठी जो होता है, दिल की जो बातचीत होता है, दिल की बात जो दिल तक पहुंचता है, सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत मन योग्यता अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। कह रहा है, लेकिन बहुत सुंदर बात कहा है, सुहृदय गोष्ठी तो तब कहेंगे, सुहृदय गोष्ठी तब कहा जाएगा और उसका तारीफ तब की जाएगी जब बात करने वाले की लियाकत, जो बात कर रहे हैं उसकी योग्यता है अथवा पंडिताई है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए, उसमें क्या नहीं रहना चाहिए, अभिमान की बात नहीं रहना चाहिए। अगर अभिमान आ गया तब वो सुहृदय की गोष्ठी नहीं कहलाएगा। सुहृदय की गोष्ठी तब कहलाएगा जब बात करने वालों में तनिक भी अभिमान न हो, अहंकार न हो। वरन कर्म में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। लेखक कह रहा है अगर बातचीत करने वालों में
अगर अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए, तब क्या होता है, कहा कि वरण कर्म में रसाभास पैदा करने वाले, रसाभास माना रस का जो भास है, रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरल रखते हैं। कहा कि जो चतुर होते हैं, सयाने होते हैं, उसकी बातचीत में रसाभास होता है, माना उसकी बातचीत में रस का भास निकलता, आभास होता है, शब्दों में ही रसाभास होता है, और इस बात को ध्यान रखते हैं। और कह रहा है कि सयाने अपनी बातचीत को सरस माने इसको रखते हैं, जो सयाने होते, चतुर होते हैं, माने इससे उसकी चतुराई का, माने बातचीत से ही क्या होता है, उसकी चतुराई का जो मतलब ज्ञान होता है कि कितना चतुर है, कितना सयाने हैं। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। लेखक कह रहा है कि जो रस दो यूरोप के लोगों के बीच में, जो रस यूरोप के जो लोग हैं, उस यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं, उसके बीच में जो रसाभास होता है, वो रसाभास करके हमारे यहाँ जो पंडिताई होता है, या जो पंडित लोग होता है जो बातचीत करते हैं, या सहशास्त्र मतलब शास्त्रों का जो मतलब बातचीत होता है, एक पंडित दूसरे पंडित से शास्त्र करते रहते हैं, मतलब शास्त्र के संबंध में पूछते रहते हैं, उसका जवाब देते हैं। कह रहा है इसमें वो जो है ना सुहृदय गोष्ठी जो है ना नहीं होता है, हृदय की बात नहीं होता है। पंडित कह रहा है कि नीरस मतलब कह रहा है कि बातचीत में जिसे शास्त्र कहते हैं, जो पंडित लोग जो आपस में बातचीत करते हैं, कभी आवेगा नहीं, माना ऐसा पंडित, दो पंडितों के बीच में जो शास्त्र होता है, उसमें सुहृदय की बातचीत नहीं रहता है। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांकों में सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। लेखक कह रहा है कि दो पंडितों के बीच में शास्त्रों के पे जो चर्चा होते रहते, उसमें क्या देखा जाता है, मुर्ग और बटेर की लड़ाई की तरफ, मुर्गा और बटेर की जो लड़ाई होता है ना, और जो कां कौवे की तरह कांव कांव या जो लड़ाई में जो होते रहते हैं, इस तरह की बात उसमें देखा जाता है। उस शास्त्र में एक अपने को ऊंचा समझने के प्रयास में रहता है, दूसरे को नीचे गिराने के प्रयास में रहता है। मुर्गी और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस कांकों में, मान उस कांकों में थोड़ा भी रस नहीं रहता है, नीरस रहता है, में सरस संलाप की चर्चा ही चलना बैठता। वहां पे सरस संलाप, हृदय की बात तो होता ही नहीं। कहाँ, दो पंडितों के बीच जो शास्त्र होते हैं। आगे है, वरण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। कह रहा है कि जब ये वो कौ खत्म हो जाएगा, जब वो बातचीत पंडितों के बीच में जो खत्म हो जाएगा, अगर कोई एक हार गया, अगर एक व्यक्ति दूसरे को परास्त कर दिया, तब देखिए कहा था परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री, जिसके पास जो कपट आचरण है, लेखक कह रहा है कि वरण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश में, उसके अंदर जो कपट है एक दूसरे को हराने का, और कहा के बाद में परास्त करने का जो संघर्ष होता है, आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। मान ये चीज खत्म होने के बाद वहां पे जो है ना, जो परास्त करने की सामग्री उनके मुखों से सुनने को मिलेगा। घंटे भर तक कां कां करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। कहा कि घंटे भर तक कां कां करते रहे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है, सुनने वाले को भी आनंद नहीं मिलता है। कां कां करते रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, घंटों भर की कां कां से भी कुछ भी नहीं होता है। आगे कह रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी, लेखक कह रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। लेखक कह रहा है कि जो बड़े बड़े कंपनी है जो इस देश में आए, या अमन एक देश से दूसरे देश में जाता है, या इसी देश का है, बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम, जो भी बड़ा सा बड़ा काम है, इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों के बातचीत से शुरू किए गए। मतलब कोई कंपनी आता है, वहां के लोगों से या वहां के कंपनियों से या वहां के बिजनेसमैन से बात करते हैं। 2-3 व्यक्ति आपस में बातचीत होता है बिजनेस के सिलसिले में, या उस मतलब जो भी होता है व्यवसाय उसके सिलसिले में, पहले 2-4 व्यक्ति से ही शुरू होता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, बहुत विशाल रूप पकड़ लेता है। लेखक ऐसा कह रहा है कि बड़े बड़े जो काम है, इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बात से शुरू किए गए। 2-4 जो दिल्ली के जो दोस्त थे, उसी से बातचीत से शुरू किया गया धंधा। उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उससे जीविका चलने लगी,
और बाद में हजारों लोगों की जीविका उससे चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। और देखिए कह रहा है साल में लाखों की आमदनी होने लगी। लेखक कह रहा है कि पहले तो 2-4 व्यक्ति से ही स्टार्ट हुआ, लेकिन अब लाखों का आमदनी होने लगे। 25 वर्ष के मतलब अब उसमें बहुत लोगों का भी मतलब जो बेरोजगार रहता था उसमें रोजगार मिलने लगा। और आगे कहा लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होगी। कहा है कि 25 वर्ष जो ऊपर की होता है और उसके बीच में 25 वर्ष से ऊपर की जो लोग होता है, मनुष्य होता है, उन दोनों के बीच जो बातचीत होता है ना, सार गर्भित होता है। मतलब उसमें सार रहता है, मतलब उसमें रस रहता है, रसभास रहता है, सार रहता है, उसका वो तार्किक बात रहता है, जीवन से संबंधित रहता है। कह रहा है जो 25 वर्ष से ऊपर की जो लोग हैं उसके बीच जो बातचीत होता है अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होगी। अनुभव और दूरंदेशी से खाली न होगी। कह रहा है उसमें दूरंदेशी होगी, दूर तक की बात जो है ना, 25 वर्ष से ऊपर की व्यक्ति जो बात करते हैं उसमें क्या रहता है, सार गर्भित रहता है, अनुभव रहता है और दूरदेशी रहता है। मतलब दूर की बात जो है ना करते हैं वो लोग, दूर तक का सोचते हैं। आगे कहा 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। और जो 25 से कम की जो रहता है, 25 से कम उम्र के जो लोग रहते हैं वो जो बातचीत करता है, जो 25 से ऊपर वाले जो जिस तरह से बात करता है उस तरह से वो नहीं कर पाता। उसमें वो गंभीरता, वो जो है ना दूरदर्शिता नहीं रहता है। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है। और लेकिन उनके बातचीत में 25 से कम उम्र वालों के बातचीत में क्या रहता है, दिल बहलाव का ताजगी रहता है। मतलब दोनों के बीच में दिल बहलाव वाला बात रहता है, जिससे दोनों का मन तृप्त हो जाते हैं, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। और जो उससे जो उस शब्दों से जो मिठास निकलता है उस मिठास में दोनों तृप्त हो जाते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। और वह 10 गुनी होकर हालांकि वो मिठास 10 गुनी होकर जो है ना मतलब कह रहा है कि अभी जितने भी हम जितने भी बात बोले हैं ये सब क्या है, बाहरी वातावरण का बातचीत बोले हैं। भीतर की बात हमने बोले 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, इस तरह की बातें लेखक जो है बताए हैं। कह रहा है कि अब जो है लेखक यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें सामने में कोई दूसरा आदमी का होना आवश्यक था। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। कह रहा है कि जो हम बाहरी बातचीत जो अभी तक इससे पहले जितने भी बताए लेखक, कह रहा इसमें जो है ना सामने में कोई आदमी 1 या 2-4 आदमी होना अनिवार्य है, तभी होगा। और जो 2 ही तरह पर हो सकता है। कह रहा है मनुष्य, लेखक कह रहा है कि दूसरे मनुष्य हुए जो किसी तरह संभव नहीं है और जो 2 ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। कह रहा है कि जो बाहरी वातावरण की जो बातचीत होता है उसमें क्या होता है, उसमें या तो हम उनके यहाँ जाते हैं या वही मेरे यहाँ आते हैं, या हम उस पर कृपा करते हैं या वो मुझ पर कृपा करते हैं। मतलब हम दोनों एक जगह होकर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। आगे कह रहा है पर यह सब तो दुनियादारी है। लेखक आगे ये सब क्या है, दुनियादारी है। 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति आपस में बैठ के बातचीत कर रहा है, ये दुनियादारी की बात है, बाहरी वातावरण की बात है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। कारण जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर जो महाशय मेरे यहाँ आए हैं, अगर उसकी सेवा, अगर वो संतुष्ट नहीं होगा, अगर उसके पसंद का नहीं होगा तो क्या होगा, वो कहेंगे मतलब फलाने के दरवाजे पे गए, फलाने गाँव गए, फलाने व्यक्ति के यहाँ, मतलब वो जो है ना बढ़िया से सेवा नहीं किए, या मतलब मुझे ख्याल नहीं रखा, या मुझे अनादर किया, या ध्यान नहीं दिया मेरी तरफ, इस तरह करके कहा कि उसमें शिष्टाचार नहीं है, किस तरह बात करना चाहिए, कैसे, इस तरह की बात होता है। अगर हम ही उसी के यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। और कह रहा है कि अगर हम उनके यहाँ गए तो सबसे पहले बिना बुलाए जाना ही क्या है, ये अनादर है। कहने का मतलब बिना बुलाए, लेखक का कहने का तात्पर्य है कि बिना बुलाए हमें किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। ये क्या होता है, अनादर की बात होता है। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का
नया घाव हुआ। एक तो ये हुआ कि हमें बुलाया नहीं, हम अपने मन से गए। एक तो बुलाए नहीं, हम ही गए अपने मन से। अब प्लस वहां जाने के बाद भी अगर स्वागत सेवा संस्कार नहीं किए या अच्छा से बातचीत नहीं किए तो दूसरा घाव मिला। एक तो बुलाए नहीं, अपने मन से आए, आने के बाद भी ये जो है ना मुझे कदर नहीं किए, इस तरह से दूसरा घाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए लेखक कह रहा है इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझ। देखिए लेखक कह रहा है लेकिन सबसे उत्तम बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है? कह रहा है इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बात करने का जो सबसे उत्तम प्रकार है, उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। देखिए लेखक बहुत सुंदर बात कर रहा है यहाँ पे। अगर हम दो व्यक्ति के बीच बातचीत करते हैं, मान लीजिए कोई शब्द मेरे ही मुख से ऐसा निकल गया जो सामने वाले को बुरा लग गया, या बातचीत करते समय वही कुछ ऐसा बोल दिया कि हमें बुरा लग गया, या हमें बुलाए नहीं हम चले गए तो ये भी बुरा कि बुलाए नहीं हम गए और जाने के बाद भी वो हमें मतलब सेवा नहीं किए या मुझे आदर नहीं किए, या उनको नहीं बुलाए या वो आए तो हम उसको सेवा में कोई त्रुटि हो गया तो शिष्टाचार में हीनता की बात होगी। लेखक कह रहा है कि ये जब भी दो चार व्यक्ति के बीच में बातचीत होता है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ क्या होता है, त्रुटियां रह ही जाता है। तो लेखक कह रहा है तो सबसे उत्तम तरीका क्या है बातचीत करने का? तो सबसे उत्तम तरीका लेखक कह रहा है अपने आप से बात करो। इसमें दूसरा तो कोई रहेगा नहीं कि मेरे मुख से कुछ निकलेगा ऐसे दूसरे को बुरा लगेगा या उसके मुख से कुछ ऐसे लगेगा मुझे अच्छा ना लगे। तो इससे अच्छा होगा कि स्वयं से बातचीत करना सीखे, स्वयं से अपने आप से अंतरात्मा से बात करे, वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करे। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। लेखक कह रहा है कि मेरा जो हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है, मेरा जो मन है, वो प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मन को समझो। लेखक कह रहा है कि अपने आप से बात करना सीखना चाहिए। ऐसा मतलब अपने आप को ढाल लेना चाहिए कि खुद से हम बात करें। ऐसी शक्ति का निर्माण करना चाहिए कि हम अपने आप से बात कर सके। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण, हमारे जो भीतरी मन है वो प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। कह रहा कि ये जो प्रपंचात्मक संसार है, रंग बिरंगी संसार है, वो क्या है, एक बड़ा भारी आईना है। मतलब कह रहा है कि वह प्रपंचात्मक संसार का एक क्या है, बड़ा भारी आईना है। कौन कहता है? माने ये उलझा हुआ ये जो मतलब संसार है, पहली नुमा जो संसार है, इसका बहुत बड़ा आईना हमारे भीतरी मन बन जाता है। माने इस जो उलझा हुआ संसार की बात हम समझ पाएंगे जब हम अपने आप से बात करने लगेंगे तो दुनिया को समझ लेंगे। जब दुनिया को समझने के लिए मन से बात करना, अपनी अंतरात्माओं से बात करना बहुत जरूरी होता है, तभी हम दुनिया को समझ पाएंगे, ये उलझी हुई पहली नुमा संसार को समझ पाएंगे। ऐसा लेखक कह रहा है। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है। जब हमारे अंदर ऐसा शक्ति आ जाए कि हम स्वयं से बात कर सके तो हम संसार को जान जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं रह जाएगा जिसे हम नहीं समझ पाएंगे, सब कुछ हम समझ सकते हैं अंतरात्मा से। तो कह रहा है और जो एक ऐसा चमनिस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। कह रहा है कि जो एक ऐसा चमनिस्तान है, फुलवाड़ी है, बगीचा है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे, अनेक प्रकार की रंग बिरंगे फूल या अनेक प्रकार की जो है ना किस्म किस्म के बेल बूटे या अनेक प्रकार के लोग, अनेक सोच विचार के लोग इस दुनिया में जो पल रहे हैं उसको हम समझ पाएंगे। ऐसे चमनिस्तान की साइड में क्या कम दिल बहलाव है। कह रहा है कि ये जो चमनिस्तान है, ये जो फुलवाड़ी है जिसमें रंग बिरंग के फूल है, ये जो दुनिया है इसमें अनेक प्रकार के अनेक विचार के जो लोग हैं। कह रहा है कि ऐसे चमनिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव। अगर मन से अगर भीतर से बात करते रहेंगे, भीतर की जो चमनिस्तान है, ये जो दुनिया है बहुत बड़ी है। कह रहा है कि इसमें बहुत आनंद मिलता है, आनंद से भरा हुआ ये संसार है, आंतरिक संसार। मतलब संसार दो प्रकार के, बाह्य जगत और आंतरिक जगत। लेखक कह रहा है कि बाह्य जगत से अच्छा होगा कि आंतरिक जगत में भ्रमण करना चाहिए, आंतरिक जगत में प्रवेश कर और जो अपने आप में रमा रहना चाहिए। तो न किसी से मतलब शिकायत, किसी से शिकवा गिला
नहीं होगा, खुद से ये सब करना चाहिए जिसमें आनंद ही आनंद है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। कारण कि जो मित्रों का जो प्रेमालाप होता है वह भी इसके आगे फेल है। जो आंतरिक संसार में रमे रहते हैं ना, उनके आगे दो प्रेमी का जो बीच बातचीत होता है वो भी फेल होता है, फेल रहता है। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है। कहा कि इसी सैर का नाम, कौन सी सैर? जब हम आंतरिक संसार में सैर करते रहते, घूमते रहते हैं, आंतरिक विचारों में रहते हैं, तो इसी का नाम ध्यान है, योग है। लेखक कह रहा है कि यही ध्यान है। जब हम अपने अंतर मन में आंतरिक संसार में चले जाएंगे, मन की सुनेंगे, तो क्या होगा? सब कुछ संभव हो जाएगा और हम संसार को समझ पाएंगे। आंतरिक संसार से हम बाह्य संसार को समझ पाते हैं। और इसमें जो आनंद होता है, लेखक कह रहा है वो आनंद दो प्रेमियों के बीच में भी नहीं होता है। वर्षों के, और कह रहा है लेखक कि इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। कह रहा कि जो है 1-2 दिन का काम नहीं है, निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर इस मतलब जो है ना आंतरिक मन में प्रवेश करना है, निरंतर इस योग को अपनाना है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो सौभाग्य। देखिए लेखक कह रहा है कि ये जो है आंतरिक दुनिया में प्रवेश करना, आंतरिक जो है ना वो ध्यान में जाना, ये एक दिन का बात नहीं है, कई वर्षों से इसका अभ्यास करना पड़ता है। अगर वर्षों अभ्यास से भी अगर थोड़ा भी अगर आपका मन शांत हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, तो समझो ये अहो सौभाग्य है, मतलब बहुत कुछ मिल गया। लेखक कह रहा है कि वर्षों के संघर्ष से, वर्षों के अभ्यास से अगर आपका मन थोड़ा भी शांत हो जाता है तो समझो आप बहुत कुछ पा लिए हैं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो, माना कि अवाक दुनिया में, मन आवाज की दुनिया से परे चले जाना है, उस ध्यान में, उस योग में, उस आंतरिक दुनिया में मग्न हो जाना है कि लगेगा कि हम इस दुनिया में नहीं, वो खुशमय, वो आनंद अवाक की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। उसमें जो आनंद होगा वो कह रहा है कि बहुत ही रसाभास होता है। अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहो सौभाग्य। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से, अगर एक वाक शक्ति को दमन कर लेते हैं, बोलते कम है, कहा जाता है ना कम बोलो मीठा बोलो, कह रहा है कि एक वाक शक्ति जो आवाज है मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। कारण कि ये वाक शक्ति का जो दमन हो गया ना, वाक शक्ति के दमन होने से कितने प्रकार के शक्ति के क्या होता है, दमन हो जाता है। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। कह रहा है कि मनुष्य की जो जिह्वा है ना, कतरनी के समान चलते रहते हैं। इस जिह्वा ने कितने को कष्ट दिया, कितने को दिल दुखाया, कितने को मतलब परेशान किया। तो इसीलिए यहाँ पे एक रहीम जो है ना, रहीम जी दोहा भी लिखा है, रहीमन जिह्वा बाबरी कह गई सरस पताल। रहीमन मन रहीम कहते हैं, रहीमन जिह्वा वावरी कह गई सरस पताल, आप हूं तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। मतलब रहीम ने कहा कि ये जिह्वा जो होता है ना, कतरनी के समान चलते रहता है, अपने तो उल्टा पुल्टा कह के भीतर चला जाता है और जूता किसको लगता है, कपार को खाना पड़ता है। वहीं कभी कह रहा है ये जो जिह्वा है ना, कतरनी कैंची के समान चलते रहता है, जो कितने को दिल को चोट पहुंचाता है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोध आदि बड़े बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। अगर आप अपने जिह्वा पे, वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे ना, तो समझो आप बड़े बड़े महारथी को, और आप क्रोध को, अगर हम लेखक कह रहा है अगर जिह्वा पे आप कंट्रोल कर लिए, अगर आप ध्यान में जाएंगे तो आपका क्रोध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप बड़े बड़े अजय शत्रु को भी अपने बस में कर सकते हैं। इसीलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। कारण इसीलिए अवाक रह के अपने बातचीत करने का, स्वयं से बातचीत कीजिए और क्रोध पे विजय प्राप्त कीजिए, मन को शांत कीजिए, जिससे जो है ना आप बड़े बड़े शत्रु पर भी बिना लड़े उसे हरा सकते हैं, उसे अपने वश में कर सकते हैं, जीत प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। लेखक कह रहा है शक्ति जो है परम पूज्य मंदिर है और ये परमार्थ का, परमात्मा का एकमात्र सोपान है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया। तो मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो हम दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। तो आज इतना ही, आपसे विदा चाहते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद।